हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वानी नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे आ गया है प्यारा सा पैंडा और सुपर क्विक रिवीजन हो रहा है, फटाफट वाला रिवीजन हो रहा है। मतलब बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले वाला रिवीजन जो है वो चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा नेटिक्विटीज़ में नहीं जाएंगे। डिटेल में पढ़ना है तो हमारा डिटेल्ड एनालिसिस और वन शॉट जो है बना हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पर। अब यहाँ पे देख लो, आज जो हम करने वाले हैं, अब इसमें देखो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के साथ चक्कर ये है कि ये जो है 3 पार्ट में है। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो अभी हम कर रहे हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, और ये सुपर क्विक रिवीजन है। जैसा मैंने बोला कि बाकी पूरा चैप्टर एनालिसिस हम पहले कर चुके हैं इसका। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। अब सुपर क्विक में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। ऑथर भाई जो है इसके लूकियो रोड्रिक्स या लूकियो या लूशियो दोनों ही बोल सकते हैं इनको, लॉशियो भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम के प्रोनाउंसिएशन है, सभी एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, आजकल अमेरिकन और ब्रिट में आपको मालूम है ना, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो गए, तो वाला चक्कर है। अब इनको मैं एक बार बता दूं इनके बारे में कि इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया था, और ये अगर आप बात करते हैं तो उनके काफ़ी अच्छे ये एसेइस्ट भी रहे हैं। और कोंकणी जो इनकी अगर आप बात करते हैं गोवन लैंग्वेज, उसमें काफ़ी इन्होंने वर्क किया है, और उसके ट्रांसलेशंस इंग्लिश में करने का इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं ऑफ सॉइल एंड सोल एंड कोंकणी फोक टेल्स, और इनकी डेथ जो है 1973 में हो गई। उसके बाद इनके वर्क जो है, मेजर वर्क, वो पब्लिश हुए। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो ये प्रोफेसर के तौर पे इन्होंने काम किया, एंड ही वाज अमंग वन ऑफ दोज प्रोफेसर्स जो कि बच्चों के बड़े दिल के करीब होते हैं ना। स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल जिगरी यार टाइप के जो प्रोफेसर्स होते हैं उसमें से थे। तो इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इनको ट्रिब्यूट देते हुए इनके कामों को, आप कह सकते हैं, कंपाइलेशन का काम जो है वो भी किया है। ठीक है, और प्रोफाउंड इम्पैक्ट उन्होंने डाला है, कहा जाता है, अपने स्टूडेंट्स की लाइफ पे। इनका एक्सपेंसिव करियर रहा है। बेसिकली प्रोफेसर रहे ये इंग्लिश लिटरेचर के, और इनका जो पहला प्यार था वो गोवा से था, क्योंकि इनका बचपन गोवा में गुजरा था। तो वो कहीं ना कहीं वो कोंकणी जो आप कह सकते हैं जो रूट्स हैं, उन्होंने उनको पकड़ के रखा हमेशा, और उसको इन्होंने अपनी जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, उसको दूर दूर तक कैसे आप कह सकते हैं कि वास्ट उसमें फैलाया जाए, या दूर दूर तक लोगों को दिखाया जाए, मिलाया जाए, लोगों को पहचान कराई जाए गोवन कल्चर की, उसका बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है, और काफ़ी इसमें योगदान है। प्रोलिफिक ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा कि वेरियस न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए भी इन्होंने लिखा है। ट्रैवलॉग भी लिखे हैं, नवहिंद टाइम्स ऑफ इंडिया, गोवा टुडे एंड अदर्स टू। तो जर्नलिस्ट हम एग्जैक्टली हार्डकोर क्रिमिनल जो बीट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट नहीं थे, लेकिन ट्रैवलॉग वगैरह के बारे में, या एक अलग ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट, या लाइट हार्टेड जर्नलिज्म, या आप कह सकते हैं एडिटोरियल्स या ऐसे, उस तरह की चीज़ों में इनका हाथ काफ़ी बढ़िया रहा है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो भाई किसकी बात हो रही है, लेसन जो है, अगर थीम बात करते हैं हम, तो लेसन रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग पोर्चुगीज़ इफेक्ट जो कि गोवन कल्चर पे है। आपको मालूम है कि गोवा में सबसे आखिरी अगर हम बात करते हैं स्टेट जो इंडिया में विलय हुआ था वो गोवा था, राइट। आपको ये मालूम है कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन गोवा में पोर्चुगीज़ 60s तक रहे हैं, और तकरीबन 450 साल तक पोर्चुगीज़ जो हैं वो इंडिया में, गोवा में रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी हर चीज़ में, उनके खाने से लेके, पहनने से लेके, कल्चर में लेके, हर चीज़ में पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस गोवा में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके ऊपर बात हो रही है, और किस तरह से वहाँ के जो बेकर्स थे, जो पोर्चुगीज़ बेकर्स थे, वो किस तरह से, एक आप कह सकते हैं गोवन क्विजीन में किस तरह से बेकरी का जो इम्पोर्टेंस है, कन्फेक्शनरी का, बेकरी का, वो कैसा है, और उनके बचपन की क्या यादें हैं, वो बंस की और वो क्रॉइसॉ की और इन सब चीज़ों की, ये उन्होंने साझा की है। ठीक है, टेस्टिफाइंग द फैक्ट दैट द आइडियोलॉजीज ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल एंड ऑल्सो देयर लाइफ स्टाइल। फॉर इंस्टेंस, ब्रेड एज अ स्टेडी फूड आइटम इज अ ट्रेडिशन borrowed from the Portuguese, in contrast to chapati or rice as an essential part of the balanced diet in India. तो आपको जो बेसिक स्टेपल डाइट उनकी मिलेगी वो आपको पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस की वजह से आपको ब्रेड की मिलेगी गोवा में। ठीक है, culture of the place is developed as an outcome of the traditions followed by the people, the conventions they adhere to, the religion they follow, the ethic, the moral and the philosophy of the life that guides them. The author is nostalgic about his childhood days and has a strong cultural ties with Goa. ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि आप में जब आप बात करते हैं खाने पीने, पहनने ओढ़ने की, तो ये चीज़ें आपके सराउंडिंग्स, आपकी सोशल एक जो सोशल जो आपकी जिसको आप कहते हैं ताना बाना है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी उसमें अपना रोल प्ले करते हैं।
नाउ इन दिस एक्सट्रैक्ट अगर मैं समरी की बात करती हूँ तो इन दिस एक्सट्रैक्ट द ऑथर रिमेंबर्स हिज ओल्ड डेज इन गोवा व्हेन द विलेज बेकर occupied an important place in life. Although with the passage of time people do not eat so much bread now, yet the village bakers are still there. The Portuguese were famous for preparing the loaves of bread. They left Goa long ago, but the traditional work of the bakers can still be seen in Goa. The furnaces in which the bread was baked still exist. मतलब जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ जिसमें ब्रेड बनाते थे पोर्चुगीज़ तो चले गए, लेकिन वो भट्टियाँ आज भी वहाँ पर हैं और आज भी आपको फ्रेशली बेक्ड स्मेल जो है, फ्रेग्रेंस जो है ब्रेड की, वो आपको गोवा में आ जाएगी. The sounds of the traditional baker's bamboo can still be heard. Someone in the baker's family still carry on the business and the tradition. These bakers are known as peder in Goa even today. तो आज भी जो इनका जो ख़ानदानी पेशा है, जो पारंपरिक तौर पे जो ब्रेड्स बनाने का पेशा था, आज भी उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी वो पेशा जो है आगे बढ़ाया जा रहा है और इन बेकर्स को, इन ट्रेडिशनल बेकर्स को पेडर कहा जाता है गोवा में आज भी. ठीक है. The author recalls that the baker used to visit the village twice a day. He used to be the author's friend and guide. He used to carry a bamboo stick, and the sound of the stick used to wake authors and others from sleep. The servant from the different houses brought loaves, but the author ran to the baker to buy bread bangles, ये beagles जिसको हम कहते हैं. ठीक है. तो बच्चे क्या था वो बताते हैं कि किस तरह वो छोटे थे और वो बेकर्स जो हैं वो आया करते थे पेडर, वो बैम्बू स्टिक अपनी आके बजाते थे और दिन में 2 बार वो आया करते थे. और जैसे मैंने दूध वाला आता है ना, दिन में 2 बार बना हुआ रहता है, दूध वाला भैया आता है, वैसे वहाँ पे बेकर्स आते थे और जो घर के सर्वेंट्स हैं वो ब्रेड लोफ वगैरह लेते थे, लेकिन बच्चे जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे वो बीगल्स पे और बैंगल्स में और इन सारी चीज़ों में. राइट. तो कैसे वो अपने बचपन के दिन याद रख रहे हैं. द बेकर्स बैम्बू स्टिक वाज अ स्पेशल वन. ही मेड द साउंड झंग झंग बाय बैंगिंग हिज बैम्बू ऑन द ग्राउंड. वो क्यों करते थे? जैसे अपन आवाज़ देते हैं ना, सब्ज़ी वाले आवाज़ देते हैं, सब्ज़ी ले लो, करेला ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, तो वैसे ही इनका तरीका होता था. अपनी वो बैम्बू लेके आते हैं, उसको बजाते थे झंग झंग करके कि हम आ चुके हैं. ठीक है. आपको पता चल जाता था उस आवाज़ से कि बेकर जो है, पैडर जो है वो आसपास घूम रहे हैं. ठीक है. फेरी लगा रहे हैं. With one hand, the baker supported the basket of bread on his hand, and with the other, he struck the ground with the bamboo. Whenever someone came to him to buy the bread, he placed the basket on the bamboo. The author and the others looked into the basket. In those times, it was a fashion to eat bread with hot tea. The author was so fond of bread that he would not even brush his teeth before eating it. और वो अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं कि यार जैसे ही वो लेने जाओ तो वैसे वो बैम्बू पे, जैसे किसी ने कहा कि हमें चाहिए, तो वो बास्केट को कैसे उस पर टिकाते थे. और फिर उस ज़माने में फैशन था बहुत ज़्यादा, लोग क्या करते थे, वो फ्रेश ब्रेड और गरम गरम चाय के साथ उसको लेते थे. और ऑथर भी छोटे से थे और उनको इतना शौक था कि नॉर्मली ब्रश ही नहीं करते थे अपने दांत और वो कहते थे मैं ऐसे ही खा लूँगा. मतलब वो इतना टेम्पटिंग होता था कि उनसे वो रेजिस्ट ही नहीं होता था. The village baker was especially important for all occasions. The villagers were much fond of the sweet bread known as bol. Marriage gifts were meaningless without these sweet breads. Sandwiches, cakes, and bolinas were the must for Christmas as well as other festivals. All these things were made with bread. Thus, the presence of the baker's furnace was very essential in each village. On all occasions, the villagers needed one or other type of cake which could be baked in the furnace. और उन्होंने कहा कि उनकी गोवंस की लाइफ या कोई सेलिब्रेशन, कोई फेस्टिवल, शादी ब्याह, कोई चीज़ बिना इन बेकर्स के फर्नेसेस के और इनके बेकर्स की बनाई हुई ब्रेड के बिना, और स्पेशली उसमें भी एक पर्टिकुलर ब्रेड होती है बोल, जो इनका एक आप कह सकते हैं एक जो उनका डिलाइटफुल खाना होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो कोई मेहमान नवाजी के लिए जो खाना होता है, जो सर्विंग होती है या फेस्टिव सर्विंग होती है, उसमें देना कंपलसरी होती है. कोई भी चीज़, कोई भी त्यौहार, कोई भी फंक्शन उनके बिना पूरा हो ही नहीं सकता. तो आप ये कह सकते हैं कि गोवा में अगर आप बात कर रहे हैं खाने की, आप बात कर रहे हैं डेलिकेसीज़ की, आप बात कर रहे हैं फीस्ट की, त्यौहार की, सेलिब्रेशन की, इट कैन नेवर बी कंप्लीटेड विदाउट द बेकर्स फर्नेस. राइट. To the bakers or the bread sellers wore a special peculiar dress. It was known as kabai. ठीक है. और सिंगल प्लीस लॉन्ग फ्रॉक होती है जो कि उनके घुटनों तक आती है. During narrator's childhood, bakers wore trousers which were shorter than full length and longer than half pants. मतलब जिसको हम कहते हैं ना अपने वो 3/4 टाइप के वैसे. ठीक है. Even today, if someone wears a half pant, he is said to be dressed like a baker. तो आज भी अगर कोई हाफ पैंट, जिसको बोलते हैं ना अपन, वो एग्जैक्टली निक्कर वाले नहीं, वो बरमूडा वाले जो होते हैं, जो घुटने से थोड़े से नीचे होते हैं और
मतलब उसको 3/4 भी नहीं बोलेंगे, 3/4 से भी थोड़े से ऊंचे, उनको आप बोलेंगे क्या, बेकर्स पैंट, ठीक है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसे मैंने कहा ना हमारे यहाँ दूध आता है महीने का महीने हिसाब करने वाला, वहाँ पे बेकरी का ही हिसाब है कि बेकर जो आता है वो रोज रोज नहीं करता, महीने में एक बार अपने बिल करता है। इन द हाउस होल्ड द बेकर्स मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम वॉल, सम वॉल विद पेंसिल, जैसे हमारे घर में होता है ना फ्रिज पे कोई हमने टांग दिया, फिर वहाँ पे हिसाब करते रहते हैं आज इस दिन दूध आया नहीं आया, इतने लीटर आया नहीं आया, तो वैसे ही वहाँ पे गोवन घरों में आपको बेकरी का हिसाब जो है, बेकर किस दिन आया किस दिन नहीं आया, वो किसी वॉल पे आपको ऐसा टंगा हुआ हिसाब किताब मिल जाएगा। Baking was a profitable business in those days. The bakers used to be well off. Their families and servants never starved. Their plump bodies seemed like that of the jackfruit. और आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब बहुत चलता हुआ बिजनेस था, मतलब आपको बेकर्स कभी दुबले पतले मरे मराए नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको प्लम्प जैक फ्रूट जैसे मिलेंगे। आपको उनकी फैमिली, उनके घर वाले, उनके नौकर चाकर जो भी लोग उनके लिए काम करते हैं, वो हमेशा आपको हेल एंड हार्टी और एकदम खाते पीते रिप्रेजेंटिंग शाइनिंग इंडिया वाली फील आपको देते हैं, ठीक है। On this note, we have come to an end of a very interesting part 1 of the chapter, The Glimpses of India, जिसमें हमने बात की बेकर्स के बारे में, ठीक है। part 2 आने वाला है, इसको आई एम श्योर आपने समझ लिया है। आई एम साइनिंग ऑफ and I'll see you with the part 2 and 3 consecutively, और तब तक हमारा जो पैंडा है वो कर रहा है बाय बाय।